आइए आज आपको ले चलते हैं जयपुर की गलियों में, जहां हाथी घोड़े के साथ साथ रिश्तों का भी आपसी तालमेल अच्छी तरह देखा जा सकता था। ऐसा ही एक घर था अग्रवाल हाउस, जहां क्या बहुएं क्या बेटियां समझना बहुत मुश्किल था। एक सुबह दामिनी की बहू अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। हो गई तुम दोनों तैयार? अब जल्दी जल्दी जाओ और शॉपिंग करके आओ, और याद से मेरे लिए पीवीआर का पॉपकॉर्न लेकर आना। कैसे भूल जाएंगे, आप भूलने दोगी तब ना भाभी। मूवी के दौरान कॉल करने वाली है भाभी, रेडी रहना मुस्कान भाभी। वैसे मीनू भाभी, इस ड्रेस के साथ ये सैंडल मैचिंग तो जा रही है ना, और ये पर्स और मेरा हेयर स्टाइल ठीक लग रहा है ना। अरे ये क्या ओल्ड फैशन ड्रेसिंग कर रखी है तुमने। जाकर मेरे कमरे से मेरी सैंडल ले लो, नियॉन कलर की है। आजकल ये काली सैंडल्स कौन पहनता है? बाकी सब? अरे बाकी सब ठीक है, हेयर स्टाइल चेंज कर। आ मुस्कान, तेरी पूरी टेल बना देती हूँ, गर्मी का मौसम है ना। और खनक, तुम्हारे बालों का बन बना देती हूँ। इस तरह मीनू एक तरफ अपनी ननद को तैयार करती तो दूसरी तरफ अपनी देवरानी को। तभी दरवाजे से दामिनी अपनी सहेली विमला के साथ अंदर आती है। विमला के घर का ये नज़ारा देखकर विमला खिल उठती है। ये अपनापन और प्यार सिर्फ और सिर्फ तेरे घर में देखने को मिल सकता है दामिनी। पता ही नहीं चलता कौन ननद कौन भाभी। एक दूसरे की सेवा में जब ये लग जाती है तो ऐसा लगता है मानो जैसे तीनों बहनें हो। आप बैठिए ना आंटी जी, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अभी तो आपने हमें रेडी किया भाभी, आप बैठिए, मैं ला देती हूँ। आंटी जी, आपके लिए चाय ला दूँ या शरबत? गर्मी भी तो बहुत है। इसी प्यार की तो बात कर रही थी मैं दामिनी। मेरे घर पर तो मेरी बहू है, मेरी बेटी है, पर वो दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते। मेहमान की आओ भगत करने के बाद मुस्कान और खनक मूवी देखने चली जाती हैं। मूवी के बाद दोनों सभी के लिए भर भर के शॉपिंग करने के बाद घर वापस आती हैं। मम्मी पापा भैया भाभी, कहाँ हो पापा? आप सबके लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ। खनक की आवाज़ सुनकर सभी हॉल में आते हैं और एक एक करके खनक सभी को गिफ्ट दिखाना शुरू करती है। ये भैया के लिए शर्ट, ये पापा आपके लिए ये शेविंग किट, और मम्मी के लिए साड़ी। ये क्या हो गया मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? ज्यादा महंगी चीजें ला दी क्या इन दोनों ने? तू भी ना उसके लिए नहीं रो रही हूँ। कितने दिन की है इस घर में मेरी खनक। कुछ दिन में मेरी लाडो अपने घर की हो जाएगी। मुझे नहीं करनी शादी वादी। क्यों भेजना है मुझे पराया घर? सिर्फ भेजने के नाम से तुम रो रही हो, और जब मैं चले जाऊंगी तब? जाना तो पड़ता ही है ना खनक, हम भी तो किसी के घर से तुम्हारे घर आए थे। हाँ बेटा, शादी तो करनी पड़ती है। मेरी खनक तो खनकेगी, चाहे इस घर में हो या उस घर में। आप ना जी जल्दी से लड़के देखना शुरू कीजिए, अब तो पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है खनक की। और खनक के पापा और भाई उसके लिए लड़के देखना शुरू कर देते हैं। पर अगर शादी की बात घर पर चल रही हो तो बाकी सब कैसे शांत रहने वाले थे। अगली सुबह विमला जी अपने भतीजे का रिश्ता लेकर दामिनी के घर पहुंच जाती है। ये देख दामिनी, ये मेरा भतीजा है, विदेश में है, महीने के 2 लाख कमाता है, पूरे 2 लाख। राज करेगी तेरी खनक वहाँ। ऐसा भी नहीं कि खुद विदेश चला जाएगा और खनक को सास ससुर के पास छोड़ देगा, साथ ही लेकर जाएगा। इसकी गारंटी कौन लेता है आंटी जी? ये बात ना लड़के वाले ही करते हैं। पहले तो कहते हैं मैं ले जाऊंगा, और फिर बात आती है कि उनकी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड मौजूद है, और फिर शादी होकर भी रिश्ता ना के बराबर रह जाता है। और हमने अपनी खनक को ऐसे संस्कार नहीं दिए कि गलत हम सफ़र मिल गया तो वो डाइवोर्स ले लेगी। हमने तो एक बार शादी कर ली सो कर ली। इस परिवार के संस्कार देखकर ही तो बिना सोचे मैं सीधा यहाँ आ गई रिश्ता लेकर मीनू, वरना मेरे भतीजे को क्या कमी है लड़कियों की। खनक तो फिलहाल अपने भाइयों के साथ दुकान गई हुई है। एक काम करिए, बायोडाटा और लड़के की तस्वीर यहाँ छोड़ दें, मैं खनक को दिखा दूंगी। दोपहर को खनक अपने भाइयों के साथ दुकान से वापस आती है। सभी खाने की टेबल पर बैठे थे, तभी मुस्कान कहती है, याद है खनक, मेरी क्लास में एक लड़का था सौरव, क्या तगड़ी नौकरी लगी है उसकी। क्या बताऊँ मम्मी जी,
पिछले 7-8 सालों से लड़का प्रिपरेशन कर रहा था और फाइनली अफसर बन गया। मैं सोच रही थी एक बार खनक की बात उससे चलाए क्या। अगर ऑफिसर से शादी हो रही है तो फिर पायलट बुरा नहीं है। मेरी दूर की आंटी का बेटा है पायलट, वो कैसा रहेगा खनक के लिए? अरे पर क्यों करनी है शादी? यहाँ दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा सब कर रही है ना शादी, फिर तुम्हें क्यों नहीं करनी? अरे क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरी सोना को ये ड्रेस पसंद है तो मैं ये पहनूंगी। शादी में वो इस कलर की शेरवानी पहन रहा है तो मैं भी वैसी पहनूंगी। अरे कितना ड्रामा करती है लड़कियां। मुझे ना ये सारे ड्रामे पसंद नहीं है। अरे तुझे कौन कह रहा है ड्रामा करने को? सिंपल सी शादी करना तू, ये नखरे मत करना और क्या। और जिसकी नज़र में जो जो लड़का है सबकी तस्वीर खनक को दिखा दो, और परिवार कैसा है कि नहीं वो हम देख लेंगे। बाकी पापा ने प्रवीण अंकल के बेटे से भी बात चलाई है, रोहन नाम है उसका। रोहन? कई बार अंकल ने खनक को हमारी दुकान पर देखा है, तो जैसे उन्हें पता चला कि हम खनक की शादी के बारे में सोच रहे हैं तो उन्होंने सीधा हमारे घर आने की बात कर दी। नेक्स्ट संडे वो हमारे घर पर आ रहे हैं। एक बार खनक मिल ले तो अच्छा ही है। और अगले संडे रोहन के परिवार वाले खनक को देखने आते हैं। हम तो खनक को पहले ही देख चुके हैं, देखना तो बच्चों को एक दूसरे को है। बच्चे अगर आपस में बात कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। सही कहा अंकल जी, क्लैरिटी रहती है। हमारा क्या है, परिवार वाले तो बच्चों की खुशी में ही खुश होता है। कुछ देर बाद रोहन से बात करने के बाद जैसे ही खनक लौट कर आती है, उसके तो बात करने का तरीका ही बदल जाता है। कभी ना शर्माने वाली खनक किसी के सामने नजरें भी उठाने से पहले 100 बार सोच रही थी। मुझे खनक पसंद है। और खनक तुम्हें? अब मैं क्या बोलूँ, इन्होंने बोला तो जो इनको ठीक लगे। और शर्माती हुई खनक कमरे में चली जाती है। अब आपकी बेटी आपकी नहीं रही, हमारी हो गई है दामिनी जी। वहीं के वहीं रोहन और खनक की सगाई हो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह मुस्कान अपनी ननद के कमरे में चाय लेकर जाती है। पूरी रात बात चली है जीजा जी से? हैं? बताओ तो क्या बात हुई? अरे बताती हूँ, पहले आप ना ये चाय ले जाओ भाभी। चाय इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, मैं तो ग्रीन टी ही पीऊँगी। अरे खनक, एक दिन में क्या हो गया तुझे? तू तो दूसरों की ग्रीन टी छुड़वा दे इस चाय के चक्कर में, और आज तो खुद चाय नहीं पीना चाह रही। वो क्या है ना भाभी, रोहन को ना ये चाय वाय पसंद नहीं है। उसे हेल्दी लाइफस्टाइल में रहना सही लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी चाय छोड़ दूँ। अरे एक कप चाय में कुछ नहीं होता, पी ले पी ले। नहीं भाभी, अगर उनको पता चला तो बुरा लगेगा ना। और इसी तरह छोटे मोटे बदलाव अभी से ही खनक में दिखाई देने लगे थे। हमेशा जीन्स या वन पीस पहनने वाली खनक आजकल सूट पहनने लगी थी। अभी शादी हुई नहीं तुम्हारी खनक, और अभी से तुम सूट पहनने लगोगी तो ज़रूर लोग हमें ननद और तुम्हें भाभी समझ लेंगे। समझने लगे क्या? समझ ही लिया था। कल मेरी एक फ्रेंड ने मुझे जीन्स में देखा और खनक को सूट में, तो खनक को मेरी भाभी समझ बैठी। अब घर में 1 महीने बाद शादी हो तो शॉपिंग की तैयारी होनी तो लाजमी थी। सभी खनक के लिए लहंगे की शॉपिंग के लिए निकल रहे थे कि खनक दरवाजे पर ही रुक जाती है। अरे चलो भी, क्यों रुक गई? 100 काम पड़े हैं। पर मम्मी, रोहन ने कहा था 12 बजे का टाइम डालकर निकलना। अभी 12 बजने वाले हैं, इसलिए 5 मिनट रुकी हुई हूँ। कोई कह रहा था ना कि शादी के बाद लड़कियों की सोच बदल जाती है। तेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी, और अभी से रोहन 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 की माला जप रही है। तू यहीं बैठ, हम जाकर तेरे लिए लहंगा ले आते हैं। चलो मीनू। और इसी तरह सब कुछ चलता रहता है और 1 महीने बाद खनक की शादी हो जाती है। सीमा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। आज से ये घर तेरा हुआ बेटा। अपने ससुराल में पहली रसोई के लिए खनक किचन में जाती है, जहाँ जाकर सीमा कहती है, हर घर में खाना बनाने का तरीका अलग होता है बेटा। हमारे घर में लोग चटपटा खाना पसंद नहीं करते, सबको खाने में ज़रा मीठापन पसंद है। तो बनाती जा, मैं तुझे बता दूंगी। जैसे जैसे सीमा बताती जाती है, खनक वैसे वैसे खाना बनाकर क्रॉकरीज में डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। और क्रॉकरीज देखते ही रोहन कहता है, बच्चे तुम भूल गए ना, हमारे घर में कोई क्रॉकरीज में नहीं खाता। ये हमारे देश की संस्कृति थोड़ी ना है, हम तो स्टील के बर्तन में ही खाना खाते हैं। स्टील के बर्तन? मैं याद रखूंगी रोहन।
और इसी तरह पता भी नहीं चलता कब खनक के ससुराल में 15 दिन निकल जाते हैं। और फिर एक रात सीमा कहती है, कल तो बहू को उसके मायके ले जाना रोहन। पर क्यों मम्मी जी? हमारे घर में एक नियम शुरू से चला आ रहा है बेटा। मई जून के महीने में अगर नई नई दुल्हन अपनी शादी के पहले अपने भाई के घर ना जाए तो फिर वो जीवन भर कभी मायके नहीं जा सकती। वही नियम तेरी सास पूरा करवा रही है। और अगले दिन रोहन खनक के साथ अपने ससुराल पहुंच जाता है। दरवाजे पर घर के दामाद और अपनी बेटी को देखकर दामिनी खुशी से भर जाती है। घर की दोनों बहुएं फौरन नाश्ते की तैयारी करना शुरू कर देती हैं। नहीं भाभी, इतना सब कुछ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये 9 बजे नाश्ता करते हैं, उसके बाद 3 बजे तक कुछ नहीं खाते। अरे पर तू तो खा सकती है ना बेटा। मेरे ससुराल की खाने की टाइमिंग बिल्कुल अलग है मम्मी, तो अब मुझे भी ना वहीं की आदत हो गई है। आप ये सब ले जाइए। खनक को छोड़कर रोहन वापस चला जाता है और शादी के बाद जो खनक आई थी वो खनक ही नहीं थी। शादी के बाद घर लौटी अपनी ननद का फ्रेंड के पास उसकी दोनों भाभियां जाकर उससे उसके ससुराल के एक्सपीरियंस के बारे में पूछती हैं। अरे कैसे तेरे ससुराल में, मन तो लगता है ना तेरा वहाँ? वही तो भाभी, ससुराल की बात मायके में और मायके की ससुराल में, यही सब करने से घर टूटते हैं। रोहन को ना इधर का उधर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए क्या बताऊँ मैं। वैसे शायद आपने ये मेरा नया आईफोन नोटिस नहीं किया। हमारी फर्स्ट नाइट पर मुझे ये रोहन ने गिफ्ट किया था। वैसे तो कोई काम ही नहीं रहता ससुराल में, सारा का सारा काम मम्मी जी आगे बढ़कर खुद ही कर लेती हैं। मैं तो वहाँ बस आराम करती हूँ। सही बात है, यहाँ तो तुझे बहुत काम करना पड़ता था और वहाँ आराम करती है, इसीलिए तो पतली होकर लौटी है। छोड़िए ना वो सब भाभी, मैं ज़रा अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। खनक अपने कमरे में जाती है और बाहर आकर अपनी भाभी से कहती है, कमरे का रंग कितना अजीब कर रखा है भाभी आपने। पिंक कलर दीवारों पर। पिंक कलर कौन करता है भाभी? वैसे तो फैशन का नॉलेज सबसे ज़्यादा आपको है, पर घर पर कलर हुआ तो दीवारों पर ब्लू या फिर रेड भी तो करवाया जा सकता था। वहाँ मेरे और रोहन के कमरे में तो हर दीवार अलग अलग कलर की है। कलर के लिए डिज़ाइनर से कंसल्ट किया था रोहन ने। लगता है तू भूल गई खनक, जब तेरी शादी हुई थी उस वक्त इस कमरे में गुलाबी रंग तूने ही करवाया था जिद करके। पर अब तुझे ये खुद ही बेकार लग रहा है, आउटडेटेड, देहाती लग रहा है, क्योंकि शायद रोहन को रेड और ब्लू पसंद है ना? जो भी हो, चलो आज मैं सबको खाना बनाकर खिलाती हूँ। आज भाभी और मम्मी की किचन से छुट्टी। खनक किचन में जाती है और बहुत सारी वैरायटी का खाना बनाकर सभी के लिए स्टील के बर्तनों में लेकर बाहर टेबल पर लगाती है। हमारे घर में स्टील के बर्तन में कौन खाना खाता है? और ये बर्तन हमारे घर में आए कहाँ से? रसोई के छज्जे पर रखे थे। अच्छी चीज़ें तो आप लोग छज्जे के ऊपर चढ़ा देते हैं। क्रॉकरीज के आइटम में खाने से शरीर में कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले तो लोग सोना चांदी के बर्तन में खाते थे, अब हम सोने चांदी के बर्तन तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो स्टील के बर्तन में तो खाओ। स्टील के बर्तन में ही खनक सभी को खाना परोसती है। जैसे ही पहला निवाला करण अपने मुंह में लेता है, ओ खनक, तुमने गलती से दाल में नमक की तरह चीनी डाल दी है। गलती से नहीं भैया, जानबूझकर। पिछले कितने सालों से एक ही टेस्ट का खाना खा खाकर आपके टेस्ट बड्स बीमार नहीं पड़ गए क्या? अरे थोड़ी वैरायटी तो दो उन्हें। हे राम, दाल में चीनी फिर भी समझ में आती है, पर छोले में मीठा कोई कैसे खा सकता है? हाँ मम्मी, मीठी चटनी डाली है मैंने छोले में। पहले तो हम बहुत बड़ी गलती करते थे मम्मी, नमक और मिर्च खाकर। नमक मिर्च तो खाना ही नहीं चाहिए। रोहन को तो मिर्ची बिल्कुल पसंद नहीं। उफ उफ करने लगते हैं बेचारे। ये खाना शरीर के लिए भी अच्छा रहता है और मन के लिए भी। मुझसे तो अब दूसरा निवाला अंदर नहीं जाएगा, दुकान चलता हूँ मैं। कुछ देर बाद विमला उनके घर आती है और खनक को देखते ही पहली बात पूछती है ये, अरे बेटा, दामाद जी नहीं आए? रोहन को टाइम कहाँ है आंटी जी? ये लीजिए, आपने नाम लिया और फ़ोन आ गया। क्या बताओ आंटी, रोहन मेरे बिना ना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। तो फिर शादी के 15 दिन बाद ही तुझे यहाँ कैसे छोड़कर चले गए दामाद जी? अरे वो तो मेरे ससुराल का नियम है आंटी जी, वरना 24 घंटे में से 12 घंटे तो वो मुझे फ़ोन करके यही पूछते हैं मेरा हालचाल कैसा है, खाना खाया कि नहीं। सच कहूँ तो उनका जी नहीं लग रहा है और मैं भी किसी तरह दिन काट रही हूँ। बस कुछ दिन और फिर मैं वापस रोहन के पास चली जाऊँगी।
और रोहन से फ़ोन पर बात करती हुई खनक कमरे में चली जाती है। रात में सभी लेडीज़ एक साथ बैठी हुई थी। तभी मुस्कान कहती है, बड़े दिनों से हमने कोई शॉपिंग नहीं की, तो कल सारी लेडीज़ शॉपिंग पर चले। अगले दिन सभी मिलकर शॉपिंग पर चले जाते हैं। पर काहे की शॉपिंग? दुकान में पहुंचकर भी खनक सारे कपड़े वीडियो कॉल पर रोहन को ही दिखाती जाती है और दुकान का आधे से ज़्यादा माल खुलवा देती है। आज तो लगता नहीं कि शॉपिंग हो पाएगी। इससे अच्छा जीजा जी को ही बुला लेती खनक। ये वाली साड़ी कैसी लग रही है रोहन? भैया दूसरा पीस दिखा दीजिए, वो वाली। रोहन ये कैसी लग रही है? भाभी ज़रा इधर घूमिए तो। ये भाभी का गाउन कैसा लग रहा है रोहन? ठीक ठाक है। भाभी ये मत लो, रोहन इज़ नॉट लाइकिंग दिस। और इसी चक्कर में सभी के सभी बिना कुछ लिए खाली हाथ वापस घर आ जाते हैं। इस दुकान में ना स्टॉक ही अच्छा नहीं था भाभी। इसी दुकान के कपड़े पहनकर बड़ी हुई है तू, भूल गई क्या? बढ़िया है, तेरे चक्कर में भूख प्यास में मुझे चक्कर आने लगे हैं। आज तो मैं खुद समदन जी को फ़ोन करके कहूँगी कि भाई आप कब अपनी बहू को बुलवा रही हैं। खनक के मायके वाले अब उसकी हरकतों से परेशान हो चुके थे। तभी रोहन का कॉल उसकी भाभी के फ़ोन पर आता है और वो कहता है, भाभी वो रस्म तो ख़त्म हो चुकी है, बट कल मुझे ना 1 मंथ के लिए दुबई जाना है, तो उसके बाद मैं आऊँगा आपकी बेटी को लेने। क्या? नेहा और करण पिछले 3 साल से अफेयर में थे। करण का बस चलता तो वो डेट के पहले ही दिन नेहा को अपने घर ले आता, पर नेहा की तो ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई थी और जैसे ही नेहा के ग्रेजुएशन के एग्जाम्स ओवर होते हैं, अपने पूरे परिवार को लेकर करण नेहा के घर पहुंच जाता है। पेट से ही ये सब करना सीख गई थी क्या तू? हैं? अभी तो तेरे ग्रेजुएशन पूरे हुए हैं और करण क्या कह रहा है? सदियों पुराना प्यार है तुम्हारा। मम्मी प्लीज आप डांटिए मत नेहा को, वो घबरा जाती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उस वक्त वो बेचारी बहुत छोटी थी। अच्छा छोटी थी, छोटी उम्र में ये सब करती हैं लड़कियां। पढ़ने भेजा था मैंने इसे कि ये सब करने। बात तो नहीं बन रही, चलो वापस चलते हैं। अरे आप चुप रहिए जी। अब देखिए बहन जी, आज नहीं तो कल आप अपनी बेटी के हाथ पीले तो करेंगे ही। राजा महाराजा भी अपनी बहन बेटियों को घर पर नहीं बिठा सके, तो हम और आप क्या चीज है। अब नेहा अपनी पसंद के लड़के के घर जाए कि आपकी पसंद के, क्या फर्क पड़ता है। और किसी ने मना थोड़ी ना किया है। आप बिल्कुल नापिए तोलिए हमारे लड़के को, या आप कहे तो मैं इसे आपके पास ही छोड़कर चली जाती हूँ। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन सारे काम मुझे आते हैं, और बिजनेस तो न जाने कितने सालों से संभाल रहा हूं मैं। मम्मी जी आपकी बेटी को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, मन भी खुश रहेगा और पेट भी। मान भी जाइए मोना जी, लड़का अच्छा है, कमाता है, बीच बाजार में खुद की दुकान है। ये खुसुर पुसुर का ही तो नतीजा है जो ये लड़की आज मेरे सर पर बैठकर नाच रही है। आप तो बोलेंगे ही, आपकी बेटी के लक्षण देखकर पता चल रहा है कि बेटी आप पर गई है। ये बहस चल रही थी कि वहां करण उठकर किचन में चला जाता है और अपने होने वाले सास ससुर के लिए नाश्ता बना कर ले आता है। अब खाकर बताइए मम्मी जी, पापा जी कैसा बना है। आप तो हमें पाप लगवा रहे हैं करण बेटा। देख रही हैं आप मोना जी, यहाँ लड़के वाले आते हैं तो लड़कियों को खाने की ट्रे लेकर उनके आगे खड़ा होना होता है, और यहाँ करण बेटा जी खुद नाश्ता बनाकर हमारे लिए लेकर आए। ये रिश्ता अगर हाथ से निकल गया ना तो याद रखिएगा, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। हाँ, अब लड़का अगर ऐसा हो तो कौन ही रिश्ते के लिए मना कर पाता। जरा ना नुकुर करने के बाद मोना भी राजी हो जाती है और नेहा करण की दुल्हनिया बनकर उसके घर आ जाती है। मुंह दिखाए के वक्त करण तो बाजी मार गया नयनतारा, बहू तो बिल्कुल कच्ची कली है। बिल्कुल सही कहा भाभी, असली दुल्हन तो इसी उम्र में बनना चाहिए। आजकल लड़की आपके धुन में रहती है, बुढ़ापे में जाकर तो दुल्हन बनती है। तूने ना बिल्कुल सही किया नयनतारा, सही उम्र में लड़की को लेकर आई है। अब तो इसे जैसे भी अपने सांचे में ढालेगी ये ढल जाएगी। पर एक दिक्कत है, इस उम्र की लड़की का मन बहकता बहुत है, जरा ध्यान रखियो। अरे ये क्या बकवास कर रही है तू? मेरा मतलब है कि हमारा करण तो पूरा पका आम है,
और ये बेचारी कच्ची, तो बचपना तो होगा ही इसमें, जरा संभल के चलना होगा। वहीं पास में बैठा सुरेश सब कुछ सुन रहा था। यही बात मैं जब तेरी माँ से कह रहा था तब इस औरत के दोनों कान फूट गए थे। कहाँ करण 29 साल का, कहाँ ये लड़की 20 साल की, इतना फर्क। सोच में भी तो अंतर रहेगी दोनों के। नेहा में समझदारी आते आते कम से कम 3 साल लगेगा। लड़कियां पहले ही मैच्योर हो जाती है पापा, और पहले के जमाने में तो 10-15 साल के डिफरेंस में भी शादी होती थी ना। वैसे भैया भाभी एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं, अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। भैया दिन भर कपड़े की दुकान में औरतों से डीलिंग करते हैं, वो आराम से हैंडल कर लेंगे भाभी के बचपने को। यहाँ सभी नेहा की छोटी उम्र को लेकर परेशान थे, पर नेहा एक समझदार गृहिणी की तरह रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी कर सभी को खाना परोसती है। मैंने चूल्हे की पूजा कर दी थी मम्मी जी, घर के मंदिर में भगवान को भोग भी लगा दिया और उसके बाद ही सभी को खाना परोसा है। अब सब खा लीजिए, उसके बाद मैं खा लूंगी। देख लिया, आप कह रहे थे छोटी बहू लेकर आए हो, आधा वक्त तुम्हें उसे चीजें समझाने में लग जाएगा। अरे ये तो सब कुछ पहले से ही जानती है। मेरा बेटा हीरा लेकर आया है, हीरा। हाँ भैया, इस बार तो मेरी ही गलती हो गई, माफ करना बहू। और तू क्यों बाद में खाना खाएगी? चल आजा, हमारे साथ ही खाना खाने बैठ जा बहू। वैसे एक बात ध्यान रखना बहू, इस घर में बाकी सभी तो मसालेदार खाना खाते हैं, पर मैं हमेशा सादा खाना ही पसंद करती हूँ। जी मम्मी जी, आपने तो बस 4 ही रोटी खाई, और रोटी दूं? दे दे बेटा, तेरी सास तो 7-8 परोठे यूं खा लेती है। हाँ तो आपका क्या जा रहा है, अपने शरीर का खाती हूँ, खाऊंगी नहीं तो शरीर संभलेगा कैसे। अब नेहा हर वक्त अपनी चीजों के साथ साथ अपने ससुराल वालों की चीजों पर भी ध्यान रखती, ताकि सभी के सामने ये प्रूव कर सके कि भले ही वो उम्र में छोटी है पर समझदारी में बड़ी है। दिन बीतते जाते हैं और ऐसे ही एक रोज नेहा जब अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, वो देखती है कि कुछ दूर बाइक पर बैठा एक लड़का उसकी छत की ओर किसी को देखकर हाथ हिला रहा है। ये अनजान लड़का हमारी छत की ओर देखकर किसे हाय कर रहा है? अभी पकड़ती हूँ। जैसे ही नेहा आगे बढ़ती है, वो लड़का अपनी बाइक ऑन करके फरार हो जाता है। ये कौन था और मेरे आगे बढ़ती ही फरार क्यों हो गया? नेहा इस बारे में अपनी सास को बताने जैसे ही घर के अंदर जाती है, वो देखती है कि छत की सीढ़ियों से उसकी सास नीचे आ रही है। छत पर आप थी मम्मी जी? हाँ बहू, ऊपर के स्टोर रूम में मैंने कुछ सामान रखा था ना, वही लेने गई थी। पर मम्मी जी के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मम्मी जी झूठ क्यों बोल रही हैं? 2 दिन बाद नेहा किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास नयनतारा किचन में आती है। क्या बना रही हो बहू? वही मम्मी जी जो आपने बताया है। प्रिया दीदी के लिए दाल तड़का और चावल, और पापा के लिए इन दोनों के साथ भिंडी की सब्जी, करण के लिए इसके साथ पापड़ और अचार, और आपके लिए चावल और प्लेन दाल। वही तो मुझे लगा है कि बहू तुम मेरे लिए सादा खाना बना रही होगी। अरे कब तक सादा खाना खाऊंगी मैं? मेरे लिए भी ना दाल तड़का और चावल, और साथ में भिंडी बनाना बहू। अचानक से सादे खाने से अब मसाले वाले खाने पर कैसे आ गई मम्मी जी? अब सबके लिए तू तड़का बना रही होगी, तो मेरे लिए अलग से प्लेन दाल क्यों बनाना है? और अचार और पापड़ देना मत भूलना। ये मम्मी जी का स्वाद अचानक कैसे बदल गया? दोपहर में सभी एक साथ खाना खाते हुए टीवी देख रहे थे। तभी टीवी सीरियल में एक ऐसा सीन आता है जो नेहा के शक को और मजबूत कर देता है। मैं तो उसी दिन समझ गया था पारो कि तुम्हारे जीवन में कोई और है। जिस दिन से तुम्हारी पसंद नापसंद बदलने लगी थी, मीठा खाने वाली मेरी पारो समोसा और चाट उड़ा रही थी। जिस पारो को रंग बिरंगे कपड़े पसंद थे, वो फीके रंग पसंद करने लगी थी। वो पसंद तुम्हारी थी ही नहीं पारो, वो तो कोई और था जिसकी पसंद तुम पर हावी हो रही थी। कहीं ऐसे ही मम्मी जी पर किसी और की पसंद तो हावी नहीं हो रही? उनकी कोई सहेली होगी। मम्मी जी और चावल लाऊं? आज तो आपने ना के बराबर खाना लिया है। तू मुझे मोटी करके नहीं मानेगी क्या है? बहू ऐसे भी चावल में फैट होता है, अपनी बॉडी को तो खुद ही मेंटेन करना होगा ना। मेरा हो गया। अपनी सास में इतने बदलाव देखना
नेहा को नहीं पचता और वो रात को बेडरूम में करण से कहती है, तुम आजकल नोटिस नहीं कर रहे करण, मम्मी जी ना बदली बदली सी लग रही है। वो ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अब डाइटिंग क्यों करनी है, वो भी इस उम्र में? तबीयत बिगड़ गई तो? अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं बात करता हूँ मम्मी से। अगली सुबह जब सभी नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, नयनतारा पार्लर जाने के लिए तैयार होती है। आप कहाँ जा रही है मम्मी? अभी तो आपने नाश्ता भी नहीं किया। अरे मैं आती हूँ ना पार्लर से बेटा, और वहीं बाहर फ्रूट सलाद भी खा लूंगी, तो फिक्र मत कर। नयनतारा हड़बड़ी में बाहर निकलती है। उसका फोन कमरे में ही छूट जाता है। सभी खाने पर बैठे होते हैं कि नयनतारा का फोन उसके कमरे में रिंग होता है। तेरी सास का फोन बज रहा है, लगता है कमरे में ही छोड़कर चली गई। जरा देख तो बहू कौन फोन कर रहा है। नेहा अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां उसकी सास के फोन में हार्ट बीट नाम से एक नंबर फ्लैश हो रहा था। राम 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 राम, पापा जी तो बाहर बैठे हैं, तो मम्मी जी ने किसका नंबर हार्ट बीट नाम से सेव किया है? आजकल हर रोज मम्मी जी शाम को बाहर भी निकलती है, फिर ये पार्लर, डाइटिंग, छी 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 छी। इस उम्र में मम्मी जी कोई और रास्ते पर तो नहीं निकल पड़ी? नेहा का शक बढ़ता ही जा रहा था कि रात को 12 बजे नेहा को घर के हॉल में कुछ आवाज सुनाई देती है। नेहा बाहर आती है और देखती है कि बाहर तो कोई नहीं। आवाजें तो आ रही थी हॉल में, वैसे ये खिड़की क्यों खुली है? नेहा खिड़की बंद करने के लिए जाती है कि बाहर वो उसी लड़के को बाइक से वापस जाता हुआ देख लेती है, जिसे उसने सुबह में देखा था। वो अभी कुछ समझ पाती कि वो अपनी सास को वॉशरूम से उनके कमरे की ओर जाता देख लेती है। अब तो नेहा को यकीन हो जाता है कि उसकी सास का इस अनजान लड़के से चक्कर चल रहा है। वो सीधा अपने कमरे में जाती है और करण को उठाती है। मुझे बच्ची कहा जा रहा था। अरे भाई, मैं बिगड़ सकती थी, मुझ में बचपना है, 20 साल की लड़की हूं मैं। पर मम्मी जी, उनको क्या हो गया? 45-50 की कोई उम्र होती है बिगड़ने की? इतनी छोटी उम्र के लड़के से अट्रैक्टेड है मम्मी जी। अभी तो दीदी की शादी भी नहीं हुई, बेटी कंवारी है और माँ अपनी डोली उठाने तैयार बैठी है। अगर पापा जी को पता चल गया तो उन्हें सदमा लग जाएगा, और कहीं उन्हें हार्ट अटैक आ गया तो बदनामी तो मेरी होगी ना। लोग तो कहेंगे बहू के आने से ससुर चल बसा। अरे पागल हो गई हो क्या? पापा ठीक कहते थे, इतनी छोटी उम्र की लड़की मत लेकर आओ, उसे समझाते समझाते परेशान हो जाओगी तुम। ऐसा ही होता है छोटी उम्र की लड़कियों का दिमाग। इस बार ये गलती कर दी तुमने, दोबारा से मेरी माँ के बारे में मेरे सामने कुछ कहने की जरूरत भी मत करना। पर नेहा कहाँ रुकने वाली थी। वो तो अपनी सास पर नजर रखने लगती है। आज ठीक 11 बजे जैसे ही नेहा उस लड़के की बाइक को आता देखती है। प्रूफ मांग रहा था ना करण मुझसे, अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी, सीधा पापा जी को ही बताऊंगी। नेहा सारी बात जाकर अपने ससुर को बताती है। नहीं, बहू कहते ये झूठ है। इस उम्र में तेरी सास, नहीं नहीं नहीं, अब मुझे समझ में आया कि क्यों ये औरत पार्लर के चक्कर पर चक्कर लगा रही थी। जिस औरत ने कभी 4 इंच से छोटी बाजू का ब्लाउज नहीं पहना, वो आजकल स्लीवलेस ब्लाउज पहने जा रही थी। बहू, तुझे कोई गलत फहमी तो नहीं हुई ना? मुझे पता था आपको भी ये बात सच नहीं लगेगी, इसलिए मैं आपको प्रूफ दिखाने लेकर आई हूँ। और घर की खिड़की से छुपकर दोनों ससुर और बहू बाहर देखते हैं, जहां नीचे से वो अनजान लड़का नेहा के घर की छत की ओर देखकर फ्लाइंग किस कर रहा था, और ऊपर से नयनतारा नीचे देखकर फ्लाइंग किस कर रही थी। हाँ, ये दृश्य देखकर सुरेश तो वहीं बेहोश हो जाता है। पापा जी, दीदी जल्दी यहाँ आइए, ये देखिए पापा जी को क्या हो गया। करण, कोई है? कोई तो। मम्मी जी क्या आएंगी? ये तो उन्हीं के कारण हो रहा है। क्या हो गया पापा को? बताया था मैंने कि मम्मी जी जिस रास्ते पर चल पड़ी है वो गलत है, पर तुम थे कि मानने को तैयार नहीं थे। सब कुछ पापा ने अपनी आंखों से देख लिया, और देखो क्या हालत हो गई इनकी। अरे जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तभी प्रिया भी भागती हुई वहां आती है। कहाँ थी दीदी आप? ये देखिए क्या हो गया पापा जी को। वही तो देख रही हूँ भाभी, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। तभी अपनी आंखें खोलता हुआ सुरेश कहता है। कोई किसी को फोन नहीं करेगा।
यह बात घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए बेटा। मैं लुट गया बेटा, अब तेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। पापा आप गलत समझ रहे हैं। वो क्या है ना कि मैंने सब कुछ देख लिया बेटा, वो चुम्बन है, भगवान छी 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 छी, कितना गिर गया है ये समाज, मुझे नहीं जीना। वो चुम्बन नहीं था पापा। भाभी आप समझाइए ना पापा को। मुझे कोई समझाएगा कि क्या हो रहा है? तेरी माँ के लक्षण कुछ दिन से बदले बदले थे। बहू वो सब कुछ नोटिस कर रही थी, उसने मुझे बताया कि आजकल कोई लड़का आता है और तेरी माँ से मिलता है। तेरी माँ के फोन में उस लड़के का नंबर हार्ट बीट से सेव भी है और वो हर रोज छत से उसे इशारा करके बुलाती है। अरे आज तो मैंने दोनों को फ्लाइंग किस करते हुए देख लिया बेटा। क्या मम्मी ऐसी कब से हो गई? मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही। पर शायद ये सच भी हो सकता है, क्योंकि 40 के बाद औरतों का दिमाग फिरता है। मेरी दुकान में भी ना बहुत सारे जेंट्स आते हैं, सबकी यही शिकायत रहती है। लोगों से गलतियां हो जाती है पापा, हमें मम्मी से बात करनी चाहिए। मम्मी से क्या बात करेंगे आप लोग? गलती पापा की है। क्यों तैयार होकर नहीं रहते आप? यहाँ मम्मी स्लीवलेस पर स्लीवलेस पहन रही है और आप अपनी उम्र से 10 साल और पुराने कपड़े पहन लेते। जरा टी शर्ट जीन्स पहनना शुरू कीजिए। उन्हें पसंद भी तो वही आया है ना, टी शर्ट पैंट वाला लड़का। पर तेरी सास ने खुद ही मुझे ऐसे कपड़े ला कर दिए थे बेटा। मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। यहाँ नीचे सुरेश का संसार लूट रहा था। वहां नयनतारा अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। कुछ देर बाद हंसती हुई नयनतारा नीचे आती है। सभी उसे एकटक देखने लगते हैं। फोन कर उस लड़के को और यहाँ बुला। किसे? कौन से लड़के की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, अब आप बताना नहीं चाह रही मम्मी जी तो कोई बात नहीं। पापा जोर जबरदस्ती करनी ही क्यों है? आप बस मम्मी जी का फोन अपने पास रख लीजिए। वैसे भी वो दोबारा आएगा ही। दिन में 2 बार खूबसूरती का दीदार करने आते हैं ना लाड साहब। और रात को ठीक 1 बजे रोज की तरह जैसे ही विपुल दरवाजे पर आता है, करण, सुरेश और बाकी सभी मिलकर उसे दबोच लेते हैं। विपुल तुम्हारा चक्कर मेरी माँ के साथ है? अरे मेरा चक्कर तो तुम्हारे साथ है। हे भगवान, ये लड़का मेरी माँ मेरी बहन दोनों के साथ एक साथ चक्कर चला रहा है। ननद पर निगाहें और सास पर निशाना। लूटने के लिए तुझे हमारा ही घर मिला था क्या, आवारा लड़के? और दीदी आप तो पता करती ये लड़का कैसा है। और सुरेश फिर से बेहोश हो जाता है। ये तेरे पापा जी बार बार बेहोश क्यों हुए जा रहे हैं? मैं नहीं चाहती इस लड़के को। ऐ लड़के, कौन हो तुम? पर मैं आपको जानता हूँ आंटी जी। देखा जानता ही है मम्मी जी को। और मम्मी जी को आंटी क्यों बोल रहा है? प्रिया ने मुझे बताया आपके बारे में। मैं प्रिया को पसंद करता हूँ आंटी जी, और प्रिया भी मुझे पसंद करती है। पर आप लोग इस तरह मुझे कंबल में बांध कर मारते हुए क्यों लेकर आए? क्या प्यार करना गुनाह है? बताइए करण भैया, आपने भी तो लव मैरिज किया। अच्छा हुआ कि तुम्हारा और प्रिया का रिश्ता हमारे सामने आने से पहले तुम्हारा और मेरी माँ का रिश्ता मेरे सामने आ गया। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ? छी! और मम्मी, आपको शोभा देता है आप रात को इस लड़के से मिलती हैं, सुबह 11 बजे छत पर इसे फ्लाइंग किस देती हैं। अगर कोई देख लेता तो? अरे क्या बके जा रहा है? मैं तो सुषमा के पोते को फ्लाइंग किस दे रही थी। अच्छा, और रात को 1 बजे आप हॉल में नहीं आई थी? अरे बहू, वो क्या है ना, रात को मुझे भूख लग जाती है तो मैंने चिप्स का पैकेट ला कर रखा है, वही हॉल में बैठकर खाती हूँ और खिड़की से पैकेट बाहर फेंक देती हूँ। अब विपुल सब समझ जाता है। मैं समझ गया, ये ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। तुम बता दो ना प्रिया, जब मैं तुमसे मिलने आता हूँ तो तुम कहाँ होती हो? 2nd फ्लोर पर। और इत्तेफाक से जब मैं तुम्हें 2nd फ्लोर पर हाई कर रहा था, उसी वक्त तुम्हारी मम्मी छत पर किसी और को हाई कर रही थी। भाभी को खिड़की के अंदर तुम तो नहीं दिखी, पर छत पर खड़ी हुई तुम्हारी मम्मी दिख गई, इसलिए भाभी को कुछ और लगा। और रात को भी जब तुम मुझसे मिलकर जाती होगी, मम्मी चिप्स खाने आती होंगी,
इसीलिए भाभी हमेशा मम्मी जी को वहां देख लेती होंगी। तो मम्मी की फोन में हार्ट बीट से किसका नंबर सेव है? और मम्मी का ये सजना सवरना? अरे भाई, मम्मी मेरी सुपरस्टार नाम का एक शो आ रहा है हमारे शहर में ऑडिशन लेने के लिए, तो सुंदर तो दिखना पड़ेगा ना मुझे, उसी की तैयारी में लगी हुई हूं मैं। और हार्ट बीट तो गलती से तेरी मौसी का नंबर मेरे फोन पर सेव हो गया था। अब सभी समझ जाते हैं कि ये ब्लंडर नेहा के कारण हुआ है। खुद को मैच्योर साबित करने के चक्कर में उसने चीजों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। सभी मिलकर नयनतारा से माफी मांगते हैं और विपुल से भी। विपुल और प्रिया के इस प्यार को पूरा घर एक्सेप्ट कर लेता है और प्रिया की शादी विपुल से हो जाती है। बहू, नाश्ता बन गया क्या? मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ मम्मी जी, बस बन गया, अभी लेकर आती हूँ। निशा सबको नाश्ता देती है। अभी उसकी नई नई शादी हुई थी और शादी होते ही काम की जिम्मेदारी बढ़ गई थी, इसलिए निशा को खुद के लिए भी ज्यादा समय नहीं मिलता था। तभी शाम को उसके पास उसकी फ्रेंड रेखा का फोन आया। अरे, जब से तेरी शादी हुई है तू तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, ना फोन करती है ना मिलने आती है। तू तो जानती है यार, शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मुझे तो अपने लिए ही समय नहीं मिलता, तो फोन करने के लिए कहाँ से समय निकालूं? अरे ऐसा क्या करवाते हैं तेरे ससुराल वाले तुझसे जो तुझे खुद के लिए भी समय नहीं मिलता? बस वही घर के काम, सबके लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, घर को संभालना, साफ सफाई करना, इसी में पूरा दिन चला जाता है। अरे मैं तो बहुत दिनों से कहीं घूमने भी नहीं गई हूँ। क्या? अरे बहन, शादी हुई है तेरी, किसी कैद में नहीं गई है तू जो अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर रही है। अरे शादी से पहले तो तुम कितने मजे में रहती थी और अब एकदम से ससुराल वालों के चक्कर में तूने खुद को इतना बदल लिया। जीजा जी को बोल, तुझे कहीं घुमाने लेकर जाएंगे। अरे उनके पास टाइम कहाँ है, उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। ससुराल आकर सब बदल जाता है। यहाँ पर अपनी मर्जी से ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। मम्मी पापा और सास ससुर की बात बहुत अलग होती है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता निशा, ये सब हम बस अपने मन में ही बना लेते हैं। तू अपनी सास को माँ समझेगी ना, तो वो भी तुझे अपनी बेटी ही समझेगी। तू जैसे अपने मायके में रहती थी वैसे ही अपने ससुराल में रह। खुद को इतना टॉर्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो अपने ससुराल में मैं बिंदास रहती हूँ और मेरी सासू माँ मेरे साथ एकदम चिल रहती हैं। अच्छा, मतलब मुझे ज्यादा कुछ अलग समझने की जरूरत नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं, जैसी मायके में थी वैसे ही यहाँ पर है, वरना तेरा हाल भी मधु जैसा हो जाएगा। पहले ससुराल वालों के चक्कर में खुद के सारे शौक छोड़ दिए और फिर ससुराल वालों ने उसका कैसा हाल किया। ठीक कह रही है यार। अच्छा चल, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, गैस पर कुकर रखा है। निशा अपने फ्रेंड रेखा से बात करके थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है। उसे भी लगता है कि उसे ससुराल में इतना बंद कर रहने की जरूरत नहीं है। अगले दिन, यार अपनी शादी से पहले मैं कैसे शॉर्ट्स पहनकर एकदम रिलैक्स होकर घर में घूमती थी, और अब इतनी गर्मी में ये साड़ी पहननी पड़ रही है। लेकिन साड़ी पहननी जरूरी थोड़ी ना है। जैसे मायके में रहती थी वैसे ही यहाँ पर रहूंगी। आज तो मैं शॉर्ट्स ही पहनूंगी। निशा शॉर्ट्स पहनकर घर का काम करने लगती है। तभी उसकी सास की नजर उसके ऊपर जाती है। अरे निशा, ये तुमने क्या पहना हुआ है? शॉर्ट्स है मम्मी जी। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, इसलिए पहन लिया। बेटा, लेकिन ससुराल में ये सब अच्छा थोड़ी ना लगता है। मम्मी जी, अब चाहे ससुराल हो या मायका हो, गर्मी तो हर जगह लगती है ना। इतनी गर्मी में वो भारी भारी साड़ियां पहनकर मुझसे तो काम नहीं होता। वैसे भी मैं मायके और ससुराल में कोई अंतर नहीं रखती। उसकी बात सुनकर सीमा कुछ नहीं बोलती। लेकिन शाम को जैसे ही अमित घर आता है। क्या हुआ माँ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है? नहीं तो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। नहीं, कोई तो बात है। बस क्या बताएं बेटा, आजकल की बहुओं में संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं रह गई है। ससुराल में शॉर्ट्स पहनकर घूमती रहती हैं। तुम निशा की बात कर रही हो क्या माँ? हाँ बेटा, आज दिन में वो शॉर्ट्स पहनकर घर में घूम रही थी और तभी वो शुक्लाइन आ गई। और तुझे तो पता ही है उसका, अब पूरे मोहल्ले में बात फैला देगी। ससुराल में कपड़े पहनने का उसे कोई तो तरीका होना चाहिए ना। तुम परेशान मत हो माँ, मैं निशा से बात करूंगा। नहीं नहीं, उसे कुछ मत बोलियो, वरना उसे लगेगा कि मैंने तुझे भड़का दिया। लेकिन माँ, कभी बातों बातों में समझा दियो। अभी एकदम से बोलोगे तो वो यही सोचेगी कि मैंने ही कुछ कहा है। अच्छा ठीक है। अमित निशा को कुछ नहीं कहता। तभी अगले दिन निशा का फोन रिंग होता है। हेलो, हाँ बोलो, कैसी हो रेखा? कैसे याद आ गई मेरी? अरे यार, बहुत अच्छी मूवी लगी है थिएटर में, चल ना देखने चलते हैं। तेरे साथ मूवी देखे तो बहुत टाइम हो गया। अरे यार, लेकिन मुझे तो अभी खाना भी बनाना है, बहुत लेट हो जाएगा। अरे क्या तू भी,
तू आज के जमाने की लड़की है, खाना बनाने के चक्कर में अब क्या मूवी मिस कर देगी? अपनी सास के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दे। मैंने भी आज अपनी सास के लिए बाहर से ही खाना ऑर्डर किया है। अच्छा ठीक है, यही करती हूँ। और हाँ, मूवी देखने जा रहे हैं तो पहले की तरह ही अच्छे से तैयार होकर आना, अच्छी सी ड्रेस पहन लेना। ओके। निशा एक सुंदर सी वेस्टर्न शॉर्ट्स ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है और बाहर से खाना ऑर्डर करके अपनी सास के लिए खाना मंगवा लेती है। मम्मी जी, खाना लगा दिया है मैंने, खाना खा लीजिए। अरे ये क्या बहू, ये तुमने कैसी ड्रेस पहनी है? कहीं जा रही हो क्या? हाँ मम्मी जी, मेरी फ्रेंड के साथ आज मेरा मूवी का प्लान बना है, तो बस मूवी देखने जा रही हूँ। और पहले भी मैं ऐसे कपड़े पहनकर ही मूवी देखने जाती थी, मुझे बाहर साड़ी में कंफर्टेबल नहीं लगता। अच्छा, और ये खाना कैसे बनाया आज तुमने? इतना ज्यादा तेल मसाले वाला। तुझे पता है ना, मुझे ऐसा खाना अच्छा नहीं लगता। ये खाना मैंने नहीं बनाया मम्मी जी, बाहर से मंगाया है। मुझे मूवी के लिए देर हो रही थी और खाना बनाने का टाइम नहीं था, इसलिए बाहर से मंगा दिया। एक दिन तो एडजस्ट कर ही सकते हैं ना। अच्छा, मेरी कैब आ गई, मैं चलती हूँ। निशा तो बड़े आराम से वहां से चली जाती है, लेकिन उसे इस तरह देखकर उसकी सास को उसके ऊपर गुस्सा चढ़ जाता है। समझ नहीं आता आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। कल तो मैंने अमित को ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसे अच्छी तरह समझाना ही पड़ेगा। शाम के 7 बजे अमित घर आ जाता है, लेकिन निशा अभी तक घर नहीं आती। अरे निशा कहाँ पर है माँ? ये देखो, बीवी घर से बाहर गई है और तुझे पता ही नहीं। वो तो दोपहर से ही गायब है। आज तो उसने खाना भी नहीं बनाया, बाहर से मंगवाया हुआ खाना खाया मैंने। अच्छा हाँ, वो मूवी देखने गई है, उसने फोन करके बताया था मुझे। बेटा, लेकिन वो अभी तक है कहाँ पर? घर आने का कोई समय है या नहीं? अरे आ जाएगी माँ, वैसे भी मूवी खत्म होने में टाइम तो लगता ही है। अच्छा चलो, मैं उससे कॉल करके पूछ ही लेता हूँ। अमित निशा के पास कॉल करता है। हेलो। अरे कितनी देर में घर आ रही हो निशा? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, ऑफिस से भी आ गया हूँ मैं। मैं तो अभी मॉल में ही हूँ। मूवी के बाद रेखा और मैं शॉपिंग करने लगे थे और फिर हमें भूख लग गई, तो हम बस खाना खाने के लिए आए हैं। आप बोलो तो आपके लिए भी पैक करवा कर ले आती हूँ। नहीं नहीं, आज मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है, तो घर आकर ही कुछ बना लेना। ठीक है, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, फिर बना दूंगी। अमित फोन रख देता है। तभी रेखा निशा से कहती है, अभी तो बस शाम के 7 ही बजे हैं और अभी से तेरे ससुराल वालों के फोन आने शुरू हो गए, और ऊपर से अब यहाँ से जाकर खाना भी तुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। अब क्या करूँ यार, घर का काम तो करना ही पड़ता है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है निशा, तू अपनी सास को बोलेगी ना कि मम्मी जी मैं बहुत थक गई हूँ, आज रात का खाना आप बना लो, तो वो बिना कुछ बोले खाना बना देंगी। जब हम कहीं बाहर से घर आते हैं तो मम्मी ही खाना बनाती है, और सास भी तो हमारी दूसरी माँ ही होती है। तू ठीक कह रही है यार, मैं ना मम्मी जी से कुछ ज्यादा ही डरती हूँ। अब घर जाकर खाना बनाने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है मेरी। मम्मी जी को ही खाना बनाने के लिए बोल दूंगी। निशा लगभग 8 बजे घर आती है। सब खाने के इंतजार में ही बैठे थे कि तभी वो अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है। मम्मी जी, आज बाहर जाकर ना मैं बहुत ज्यादा थक गई, प्लीज आप आज रात का खाना बना देंगी क्या? मैं तो खा कर आई हूँ, आप अपने और अमित जी के लिए खाना बना लीजिए। ठीक है, बना लेती हूँ। तेरे आने से पहले भी तो मैं ही खाना बनाती थी, तो अब खाना बनाने में कौन सी आफत आ जाएगी। सीमा गुस्से में उठकर खाना बनाने जाती है, लेकिन निशा को कोई बात समझ ही नहीं आती कि उसकी सास गुस्से में है। निशा इतनी थक गई थी कि थोड़ी देर बाद ही वो सो जाती है। तभी सीमा अमित को खाने के लिए आवाज लगाती है। देख ले, ऐसी होती है घर की बहू। तूने जब इसे फोन किया तो इसने बोला कि मैं घर आकर खाना बना दूंगी, और घर आने के बाद मुझसे खाना बनवाया। तेरे सामने बुरी नहीं बनना चाहती। तू ही बता, अब इस बुढ़ापे में मुझसे काम होता है क्या? तुम परेशान मत हो माँ, मैं निशा से बात करूंगा। एक आधी बार के लिए ये सब ठीक है, लेकिन अगर उसने इन सब की आदत बना ली तो ठीक नहीं है। सीमा अपनी बहू को तो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन बेटे के सामने भर भर के उसकी चुगली करती थी। तभी अगले दिन, अरे यार, एक साथ में क्या क्या करूं? नाश्ता भी बनाना है, इनका लंच भी बनाना है, और इनकी शर्ट पर प्रेस भी करनी है। एक काम करती हूँ, मम्मी जी को बोल देती हूँ, वो इनकी शर्ट पर प्रेस कर देंगी। मम्मी जी, अभी आप क्या कर रही हैं? फिलहाल तो चाय नाश्ते का इंतजार कर रही हूँ। चाय नाश्ता आए तो मैं कुछ खाऊं। चाय नाश्ता बस बन ही रहा है मम्मी जी, तब तक आप उनकी शर्ट पर प्रेस कर देंगी क्या? और हाँ, मुझे भी अपनी एक साड़ी पर प्रेस करवानी है, आप कर दो प्लीज, मुझे आज आपके साथ मंदिर जाना है। सीमा उठती है और मुंह बनाकर कपड़ों पर प्रेस करने लगती है, और अमित उन्हें कपड़ों पर प्रेस करते हुए देख लेता है। अरे तुम क्यों कपड़ा प्रेस कर रही हो माँ? निशा कहाँ है? नाश्ता बना रही है किचन में। अरे तेरी शर्ट पर प्रेस करने तक तो ठीक था कि तुझे देरी हो रही है, लेकिन ये तो मुझसे अपनी साड़ी पर भी प्रेस करवा रही है। अमित तुरंत ही निशा के पास जाता है। निशा,
तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर तुमने मेरी मम्मी को समझा क्या हुआ है? अरे मेरी शर्ट तक तो ठीक था, लेकिन अपनी साड़ी भी तुम मम्मी से प्रेस करवा रही हो। क्या मतलब? अरे तो क्या हो गया? सास भी तो माँ ही होती है। और जब शादी से पहले मुझे कहीं जाना होता था तो मेरी मम्मी भी तो मेरे कपड़ों पर प्रेस कर देती थी। मम्मी जी को तो मेरे कपड़ों पर प्रेस करने से कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आपको पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है। ये लीजिए आपका टिफिन, नाश्ता मैं अभी लगा रही हूँ। अब निशा अपनी सास के साथ अपनी मम्मी जैसा व्यवहार करती। उसे लगता जैसी माँ होती है वैसे ही सास भी होती है। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। सामने से तो सीमा ने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन पीछे से अपने बेटे के कान भरने में उन्होंने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। तभी कुछ दिनों बाद, अरे ये अभी तक आए क्यों नहीं? कॉल करके ही पूछना पड़ेगा। अरे ये लो, नाम लिया और सामने से ही इनका कॉल आ गया। हेलो। अरे हेलो निशा, आज रात ना मैं घर पर नहीं आ पाऊंगा, कुछ इमरजेंसी थी तो मेरी नाइट शिफ्ट लग गई है। अरे लेकिन मुझे तो इससे पहले कि निशा कुछ और बोलती, अमित का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अरे यार, इनका तो फोन ही स्विच ऑफ हो गया। अब क्या करूं? आज रात तो मुझे पार्टी में जाना था। तभी उसके पास रेखा की कॉल आती है। अरे कहाँ है तू? अभी तक निकली नहीं क्या? यार क्या बताऊं, अमित जी की आज नाइट शिफ्ट लग गई है। इससे पहले मैं उन्हें पार्टी के बारे में बताती, उनका फोन ही स्विच ऑफ हो गया। अरे तो क्या हो गया? अपनी सास को बताकर आजा, और बाकी लोग तो घर में हैं ही ना। हाँ वैसे मेरा देवर घर पर ही है, मम्मी जी अकेले तो नहीं होंगी, उन्हें ही बोल देती हूँ। निशा ने क्लब जाने के लिए शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। वही ड्रेस पहनकर वो अपनी सास के कमरे में चली जाती है। अरे इतनी रात को तू ये ड्रेस पहनकर कहाँ जा रही है? मम्मी जी, आज मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, तो क्लब में उसी ने पार्टी दी है, वहीं जा रही हूँ। क्या? इतनी रात को पार्टी? पार्टी रखनी थी तो दिन में रखनी चाहिए थी ना। अरे प्लीज जाने दो ना मम्मी जी, मेरी मम्मी भी मुझे बहुत बार ऐसे भेज देती थी। आपको पता है, पापा को बिना बताए मैं पार्टी में चली भी जाती थी और आ भी जाती थी। मम्मी फुल सपोर्ट करती थी मुझे। जब मैं घर पहुंचती थी तो मम्मी के पास मैसेज कर देती थी और मम्मी चुपचाप घर का दरवाजा खोल देती थी। अच्छा चलो, अब मैं जा रही हूँ, बाहर कैब वाला आ गया है। निशा ये बोलकर वहां से चली जाती है और रात के 2 बजे पार्टी से वापस आती है। ये कोई टाइम है घर वापस आने का? वही ना मम्मी जी, मेरा तो और रुकने का मन था, लेकिन बस आना पड़ा। ज्यादा ही जल्दी आ गई मैं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मैं जा रही हूँ सोने, और थैंक यू, आपने मेरे आने का वेट किया। निशा अपनी सास को थैंक यू बोलकर अपने कमरे में जाकर घोड़े बेचकर सो जाती है। अब वो रात को देर से सोई थी तो उसे सुबह उठने में भी देर हो जाती है, और उसके उठने से पहले ही अमित घर आ जाता है। अरे माँ, तुम किचन में क्या कर रही हो? निशा की तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसे क्या होगा, वो तो घोड़े बेचकर आराम से कमरे में सो रही है। अब रात को इतनी इतनी देर से पार्टियों से आएगी तो सुबह तक तो सोएगी ही ना। पार्टी? कैसी पार्टी? बोलो, इन लाट साहब को तो कुछ पता ही नहीं है। बहू रानी रात को 2 बजे पार्टी से घर आई है। अरे ससुराल को तो बिल्कुल ही मायका समझा हुआ है उसने। ऊपर से तुझे बिना बताए वो पार्टी में गई। पहले ही बोल रही हूँ, इतनी ढील मत दे, वरना अगर एक बार वो हाथ से निकल गई ना तो फिर दोबारा काबू में नहीं आएगी। अमित गुस्से से अंदर कमरे में जाता है तो निशा अभी तक सो रही थी। थोड़ी देर बाद निशा की आंख खुलती है। वो जैसे ही हाथ मुंह धोकर आती है। रात को कहाँ गई थी तुम? मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था तो उसी की पार्टी में गई थी। उसने क्लब में पार्टी रखी थी तो रात को ही जाना पड़ा। अरे गई तो गई, लेकिन मुझे बिना बताए। मैं तो आपको बताने वाली थी, लेकिन आपका फोन बंद हो गया, और मैं मम्मी जी को बोलकर तो गई थी। पहले तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। चलो दिन में तुम जहां भी जाती हो ठीक है, लेकिन रात को, वो भी ना तुमने किसी से पूछा, बस अचानक से बोला कि मैं जा रही हूँ। किस घर की बहू इस तरह रात को पार्टियों में जाती है? अगर मम्मी मुझे कुछ बताती नहीं तो मुझे कुछ भी पता नहीं लगता। क्या आपको ये सब मम्मी जी ने बताया मेरे बारे में? अरे अभी भी नींद में हो क्या? तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, तो मुझे मम्मी से ही पता लगेगा ना। मम्मी तो मुझे बहुत दिन से तुम्हारी हरकतों के बारे में बता रही है, लेकिन मैं ही इग्नोर कर रहा था। मम्मी जी को आपको ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? आप घर आते तो मैं खुद ही बता देती ना आपको। खामखा बात का बतंगड़ बन गया। एक मेरी फ्रेंड की सास है जो उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती है, और मम्मी जी ने तो हम दोनों की ही लड़ाई करवा दी। बोलकर ही तो गई थी ना, उन्हें बिना बताए तो नहीं निकल गई थी। अमित और निशा की अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। अमित गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी निशा अपनी फ्रेंड रेखा को फोन करती है। हेलो। हेलो, क्या हुआ? तेरी आवाज तो बहुत बुझी बुझी सी लग रही है, कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं यार, मुझे तो लगा था मेरी सास भी तेरी सास जैसी ही होगी। तेरी सास कैसे तुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती है, और एक मेरी सास ने मेरे और अमित जी के बीच लड़ाई लगवा दी। अरे मुझे तो सामने से कुछ भी नहीं बोलती थी,
और उन्हें मेरे खिलाफ ऐसे भड़का दिया कि सुबह सुबह लड़ाई करके गए हैं मुझसे। अरे ये सास लोग तो होती ही ऐसी हैं। तुझे पहले ही ध्यान देना चाहिए था ना कि तेरी सास कैसी है। मेरी सास तो मेरी मम्मी जैसी है, इसलिए मैं उनके साथ रिलैक्स रहती हूँ। अब अगर तेरी सास ऐसी नहीं थी तो तुझे सोच समझ कर रहना चाहिए था ना। क्या? लेकिन तूने ही तो कहा था कि अपनी सास को माँ समझेगी तभी वो तुझे बेटी की तरह समझेगी, और अब तू ये क्या फालतू की बातें कर रही है? मैंने तो सिर्फ तुझे सजेशन दिया था, जैसे तू हमेशा से मुझे सजेशन देती थी स्कूल और कॉलेज में। साइंस प्रोजेक्ट वाला सजेशन याद है जब मुझे 0 मिला था, और वो फैशन शो वाला सजेशन जब मैं स्टेज से ही नीचे गिर गई थी। क्या? इसका मतलब तूने जानबूझकर ये सब किया मुझसे बदला लेने के लिए, ताकि मेरे ससुराल में सबके साथ मेरे रिश्ते खराब हो जाएं? खैर, अब जब तू सब कुछ समझ ही गई है तो अब मैं तुझसे क्या बात करूं। मेरा बदला तो पूरा हुआ, बाय बाय। इतना बोलकर रेखा कॉल कट कर देती है। लेकिन रेखा की बात सुनकर निशा को तो धक्का लग जाता है, लेकिन उसे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। एक कि दूसरों की कभी मत सुनो, और दूसरा अपनी सास को कभी अपनी माँ समझने की भूल मत करो।